नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम स्टेट सब्जेक्ट में चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक। अभी तक हमने इस चैप्टर में स्वाध्याय 1.4 तक सब कुछ कंप्लीट करा था। उम्मीद है आपने सभी वीडियो अच्छे से देखे होंगे और सवालों को सीखा भी होगा। आज हम इसके सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन में भी कुछ सवाल है जो आपको सीखने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी शुरू करेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 से सवाल शुरू होते हैं। किताब आप अपने पास रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सूचकांक दिए गए जीवन निर्वाह का, जो 280 से बढ़कर 240 हो गया है, और उसी के साथ हमें वेतन भी दिया गया है जो 13,500 से बढ़कर कितना हो गया है, 14,750। तो सवाल में हमें पूछा गया कि मजदूरों को वास्तव में लाभ हुआ है या हानि, उसे ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यानी इन्होंने जो इनका वेतन बढ़ाया है 13,500 से 14,750, क्या वो एक्चुअल में बढ़ा है या नहीं, हमें वो ज्ञात करना है। और ये भी बताना है कि मजदूरों को हानि हुई है या लाभ हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उन्होंने जो वेतन बढ़ाया है वो हम साइड में रखेंगे। उन्होंने कितना वेतन बढ़ाया है, 14,750। इसे अभी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें देखना है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है उनके वेतन में। सूचकांक कितना था पहले, 280, तो उसी के मुकाबले वेतन कितना था, 13,500, और सूचकांक बढ़कर कितना होगा, 340। तो अभी हमें ज्ञात करना है कि एक्चुअल में वेतन कितना बढ़ा है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ज़्यादा आता है इसके मुताबिक, तो इसका मतलब उन्हें क्या हुई है, हानि हुई है, क्योंकि उन्होंने वेतन कम बढ़ाया है। और मान लीजिए इससे कम आता है तो इसका मतलब उन्हें लाभ हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले भी सीखा हुआ है। 13,500 गुणा किससे करेंगे आप, 13,500 गुणा 340, भाग दे देंगे पुराने सूचकांक से 280। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 16,393। पॉइंट में आ रहा होगा तो अब आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि वेतन है तो वेतन पॉइंट में लिखा जाएगा नहीं। तो 16,393, इसका मतलब है एक्चुअल वेतन कितना बढ़ना चाहिए था, 16,393, जबकि वेतन बढ़ा कितना है, 14,750। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मजदूरों को क्या हुई है, हानि हुई है। वेतन बढ़ना चाहिए था 16,000, जबकि बढ़ा कितना है, 14,000। तो आप इधर लिख सकते हो, हम कह सकते हैं कि मजदूरों को वेतन में, आपको माइनस करके बताने रकम, ठीक है, 16,393, और उन्होंने जो बढ़ाई है वो माइनस कर देंगे 14,750। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 1,643 की क्या हुई है, कमी हुई है, या हानि भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कमी है। तो अगर आप 2 मार्क्स के लिए अगर थ्योरी इतना लिख दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल वेतन आया कितना, 16,393, और हमने उसका पुराना वेतन जो उन्होंने बढ़ाया वो माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 1,643 की कमी आई है मजदूरों के वेतन में। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, खाली आपके 1-2 मार्क्स के, जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सूचना दी गई, जैसे कि वर्ष दिया गया है, औसत मासिक वेतन दिया गया है, और हमें जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया गया है, जिसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, वास्तविक वेतन ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और फॉर्मेट मैंने यहाँ बना लिया है। वास्तविक वेतन ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो हमें सूत्र याद रखना है, वेतन बट्टे में सूचकांक गुणे में 100। आपको वास्तविक वेतन के लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा, वेतन बट्टे में सूचकांक गुणाकार में 100 करेंगे तो हमको वास्तविक वेतन मिल जाएगा। अगर आपका वास्तविक वेतन पॉइंट में आता है तो आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, क्योंकि वेतन है और वेतन को हम पॉइंट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 के लिए वेतन कितना है हमारे पास, 35,000, बट्टे क्या करेंगे, सूचकांक 120 गुणा कर देंगे 100। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 29,167। नेक्स्ट 40,000 बट्टे में 150 गुणाकार 100, इसे हल करेंगे तो 26,667।
आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो आपको इधर एक प्लस करना रहेगा, ठीक है। वो तो आपने पहले भी सीख लिया है। 2012 के लिए 42,000 बट्टे में 130 गुणाकार 100 हल करेंगे तो 32,308। और लास्ट 2013 के लिए 50,000 बट्टे में 160 गुणाकार 100। यहाँ पर पूरी संख्या मिल रही है हमें 31,250। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 में वास्तविक वेतन ज्ञात करा। हमारे चैप्टर में पहला ये क्वेश्चन था जहां हमने वास्तविक वेतन ज्ञात करा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, इजी था। केवल आपको याद रखना है कि बट्टे में क्या रखना है, गुणाकार में क्या रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूचकांक है, सूचकांक को हम बट्टे में रखते हैं क्योंकि कंपैरिजन सूचकांक से किया जाता है, इसलिए हमने सूचकांक को बट्टे में रखा और क्या निकाला, वास्तविक वेतन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ष 2014 और वर्ष 2015 का सूचकांक दिया गया है और उस पर से हमें मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चालू वर्ष का सूचकांक और गत वर्ष का सूचकांक दिया गया है। इसके ऊपर से हमें मुद्रास्फीति का दर निकालना है। तो सूत्र हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, चालू वर्ष का सूचकांक माइनस गत वर्ष का सूचकांक बटे में गत वर्ष का सूचकांक गुणे का कर देंगे 100। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे, सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, गत वर्ष के साथ करेंगे, ठीक है। तो वृद्धि आपको कैसे मिलेगी, आपको जितना भी चालू वर्ष का सूचकांक है उसमें से गत वर्ष का सूचकांक माइनस करना है और गत वर्ष से क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो गत वर्ष से भाग है, गुणा क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र रहेगा किसका, मुद्रास्फीति का दर का, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। चालू वर्ष का सूचकांक हमें दिया है 181.2। चालू वर्ष का मतलब 2015 का, ठीक है। माइनस कर देंगे गत वर्ष का यानी पुराने वर्ष का 2014 का सूचकांक, बट्टे में क्या कर देंगे, गत वर्ष का सूचकांक के हमको भाग देना है, गुणा कर देंगे 100। तो जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.03%, क्योंकि हमने गुणा करा है तो मुद्रास्फीति का दर प्रतिशत में ही आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास मुद्रास्फीति का दर आया 2.03%, ठीक है। इसका मतलब वृद्धि दर्शा रहा है ये कि मुद्रास्फीति के दर में 2.3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको याद रखना है। अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो पुराने वर्ष में से क्या करते थे, माइनस करते थे। इसलिए हमने चालू वर्ष में से पुराना वर्ष माइनस करके पुराने वर्ष से ही हम कंपैरिजन करते, इसलिए पुराने वर्ष से क्या दिया है, भाग दिया है। और हमको प्रतिशत में आंसर निकाला, इसलिए हमने क्या करा, गुणा 100 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, किताब आप अपने पास रखिएगा। 3 वस्तुओं के मूल्य में सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि क्रमशः 315%, 328% तथा 390% है। यानी हमारे मूल्य में वृद्धि हुई है इतने प्रतिशत की, ठीक है। यदि इन वस्तुओं के महत्व का अनुपात, तो जैसा कि आपको पता है महत्व हम किसको बोलते हैं, W को। तो हमें क्या दिया गया, सवाल में W दिया गया है। इसका मतलब हमारा सवाल किस प्रकार सोल्व होगा, IW से सोल्व किया जाएगा, ठीक है। महत्व दिया गया, उसका अनुपात क्या है, 5:7:8 हो तो मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने यहाँ बना लिया है। तो सबसे पहले आय का कॉलम तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर सवाल में आपके सापेक्ष मूल्य में वृद्धि हुई है क्रमशः प्रतिशत में, तो प्रतिशत में वृद्धि हुई तो आपको 100 के अंदर दर्शाना पड़ेगा उसको। तो सभी मूल्य के लिए आपको 100 में इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी वृद्धि हुई है उसको आपको 100 के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत में वृद्धि हुई इसलिए हम क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वस्तु ए में हमारी वृद्धि कितनी हुई थी, 315। और जो वस्तु बी है हमने वस्तु को माना है, ठीक है, ABC। वस्तु बी में वृद्धि हुई है 328% की, वस्तु सी में वृद्धि हुई है 390% की। और जब भी प्रतिशत में दिया है तो आपको 100 में प्लस करना रहेगा, ठीक है। तो अब आपको 100 में प्लस कर देना, तो यहाँ पे आएगा 415, 428, 490, ठीक है। इस प्रकार से आपको I मिल गया है और W आपको सवाल में दिया गया अनुपात में 5, 7 और 8, ठीक है। अब आपको पता है कि अब आपको IW निकालना, तो केवल आपको गुणा करना I और W का। तो 415 गुणा क्या कर देंगे, 5, तो यहाँ पे आएगा 2075
428 गुणा कितना करेंगे 7, 2996, 490 गुणे 8, 3920। ठीक है, टोटल कर लेंगे दोनों को, हमको सूत्र में रखना है इनको। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 8991 और इसका आएगा 20। तो चलिए अब हम सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो सूत्र आपको याद होगा सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू हमारे पास आया है 8991 बट्टे में क्या कर देंगे 20। तो जब आप इसे भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 449.55। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, सूचकांक का। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम इजी था, केवल आपको समझना है अच्छी तरह। हमें सापेक्ष मूल्य में प्रतिशत में वृद्धि दी गई थी जिसे हमने 100 में प्लस करा, और भार यानी महत्व हमें दिया गया था, हमने गुणा करके क्या निकाला आई डब्ल्यू, और सूत्र के हिसाब से हमने सामान्य सूचकांक ज्ञात करा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसे हम सामान्य सूचकांक भी कहते हैं। अगर सवाल में डब्ल्यू दिया गया तो क्या कहलाएगा, ये सामान्य सूचकांक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है वर्ष 2014 की खर्च पात्र औसत मासिक आय जो 25,000 दी गई है, और लिखा गया है यदि उस वर्ग का वर्ष 2014 के आधार पर वर्ष 2016 के जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 120 हो तो हमको वर्ष 2016 की खर्च पात्र औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में करा वैसा ही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल में हमें वर्ष 2014 और 2016 की इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हमें वर्ष 2014 का क्या दिया गया है, खर्च पात्र औसत मासिक आय कितना दिया गया है 25,000, और हमें वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2016 का क्या दिया गया, सूचकांक दिया गया 120, और उसी के आधार पर हमें क्या निकालना है, वर्ष 2016 की खर्च पात्र औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। तो सिंपल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। बट हमें यहाँ पर वर्ष 2014 का सूचकांक नहीं दिया गया है। अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कोई भी 3 चीज दी गई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको सूचकांक नहीं पता है वर्ष 2014 का तो आप कितना मानोगे, 100 मान लोगे। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर नहीं पता है वर्ष 2014 का सूचकांक कितना है तो हम कितना मानेंगे 100। तो अब आप देख सकते हो वर्ष 2014 का हमें सूचकांक और औसत मासिक आय दी गई है, और उसी के आधार पर वर्ष 2016 का हमें सूचकांक दिया गया है। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ष 2016 की खर्च पात्र औसत मासिक आय। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 25,000 गुणा क्या करोगे आप 120, भाग दे दोगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 30,000। तो ये हमारे पास जो आया है 30,000, ये हो जाएगी वर्ष 2016 की औसत मासिक आय। ठीक है, तो सवाल सभी इजी रहते, केवल आपको समझना है टॉपिक को कि दिया क्या है क्वेश्चन में। हमें इस सवाल में वर्ष 2014 की क्या दी गई थी, आय दी गई थी, और सवाल में हमें 14 की तुलना में 16 का सूचकांक दिया गया था। तो सूचकांक हमें 14 का नहीं पता था, तो हमने कितना लिया 100, और इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाली, औसत मासिक आय। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसका अपोजिट है। इसका मतलब है सवाल में इस बार हमें दोनों मास की आय दी गई है पर सूचकांक नहीं पता है। तो हमें वर्ष 2016 का क्या ज्ञात करना है, सूचकांक ज्ञात करना है। इस बार वर्ष हमारे पास 2015 और 16 दिए गए हैं। तो हमें सवाल में वर्ष 2015 की जो आय दी गई है वो 16,000 है, और इसी की तुलना में वर्ष 2016 की जो आय दी गई है वो है 20,000। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर वर्ष 2016 का हमें सूचकांक ज्ञात करना है। तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करा था वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 12 में भी करना है। तो जैसा कि सवाल में आपको दिख रहा है कि हमें केवल यहाँ पर 2 ही चीज़ दी गई है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है तो आपके पास 3 वस्तु होनी चाहिए। तो हमें 2015 का सूचकांक नहीं पता है, सूचकांक 2016 का निकालना है, और 2015 का नहीं पता है। तो जो भी गत वर्ष का आपको नहीं पता होता है तो हम क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको देख सकते हो कि अब हमें यहाँ पर तीनों वस्तु मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वर्ष 2016 का सूचकांक ज्ञात कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 20,000 गुणा क्या करेंगे 100, 20,000 गुणे 100 भाग दे देंगे 16,000 से।
तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 125। तो ये किसका आ गया, वर्ष 2016 का सूचकांक। इस बार हमें क्या दिया था, आय दी गई थी, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सूचकांक दिया गया था। सूचकांक के ऊपर से हमने पहले क्या निकाला था, आय निकाली थी, और अब इस सवाल में हमने आय के ऊपर से सूचकांक ज्ञात करा। सिंपल टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 में आधार वर्ष की अपेक्षा, तो जो 2016 वर्ष से दिया गया हमारा चालू वर्ष होगा, और आधार वर्ष आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। आधार वर्ष की अपेक्षा 9/5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 9/5 गुना बड़ा है। तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, जहां हमें सापेक्ष मूल्य में प्रतिशत में वृद्धि देखने मिली थी, बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुना बड़ा है, यानी यहाँ पर गुना में वृद्धि हो रही है, तो थोड़ा फॉर्मेट अलग रहेगा। वहां पर हम क्या करते थे कि 100 के अंदर जितना प्रतिशत बढ़ रहा था उतना हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर प्लस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है कि आधार वर्ष तो हमें 100 लेना ही है, और किसके अपेक्षा बढ़ रहा है, वो आधार वर्ष की अपेक्षा ही बढ़ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, आधार वर्ष से गुणा कर देंगे। सिंपल टॉपिक है। तो चलिए हम चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो सवाल को अच्छी तरह सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया, जिससे आपको ज्यादा पता चले। यहाँ लिखा हमने चालू वर्ष का सूचकांक हमें ज्ञात करना है। तो चालू वर्ष का सूचकांक बराबर आधार वर्ष का सूचकांक प्लस, जहां हम पहले भी प्लस ही करते थे प्रतिशत में, सबसे पहले हम निकालते हैं आधार वर्ष का सूचकांक। तो आधार वर्ष का सूचकांक हमें नहीं पता है, तो हम कितना लेते हैं, 100। क्योंकि यहाँ पे पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष का सूचकांक हमें नहीं पता, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 100 ही लेना पड़ेगा। प्लस अभी यहाँ पर जो 9/5 गुना बढ़ रहा है, वो किसकी अपेक्षा बढ़ रहा है, आधार वर्ष की अपेक्षा ही बढ़ रहा है। तो आधार वर्ष हमने कितना माना है, 100। तो हमको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है 9/5। ठीक है। मान लीजिए यदि सवाल में आधार वर्ष दिया हो, तो आपको वही आधार वर्ष के मूल्य को ध्यान में लेना है। बट अभी सवाल में हमको आधार वर्ष नहीं दिया, तो हमने कितना ले लिया, 100। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 करा था, वहां पर भी हमने क्या लिया था, आधार वर्ष ही लिया था, और जितनी वृद्धि हो रही थी उसको 100 के अंदर प्लस कर दिया था। और वैसा यहाँ पर भी करना है। हमने आधार वर्ष कितना लिया, 100, क्योंकि नहीं दिया गया है, तो जितनी वृद्धि हो रही है उसको आधार वर्ष की अपेक्षा क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है। तो 100 प्लस, जब आप इसका गुणा करके 5 से भाग दोगे, तो आपके पास यहाँ का आंसर आएगा 180। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो आपको चालू वर्ष का सूचकांक मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 280। तो ये रहा हमारा चालू वर्ष का सूचकांक। तो यदि प्रतिशत में दिया है, तो आपको केवल 100 में जितना बढ़ रहा है उतना प्लस करना है, और यदि गुना बढ़ रहा है तो किसकी अपेक्षा बढ़ता है, वो आधार वर्ष की अपेक्षा ही बढ़ता है। तो आधार वर्ष से क्या करते हैं, हमने गुणा करके, और 100 के अंदर क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग था प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जहां हमें इंफॉर्मेशन दी गई है IL बराबर 221.5, IF दिया गया है 222, और हमें इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या ज्ञात करना है, IP ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला याद होगा IF का, IF बराबर वर्गमूल में क्या था, IL गुणा IP। तो चलिए सोल्व करते हैं। IF हमें कितना दिया गया है, 222, वर्गमूल में IL हमें दिया 221.5, हमें ज्ञात करना है IP। जैसा कि आपको पता है, अगर आप वर्गमूल हटाओगे तो बराबर की जो उत्तर वाली संख्या उस पर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। तो 222 पे हम क्या चढ़ाएंगे, वर्ग, और यहाँ पे वर्गमूल हट गया है, तो 221.5 गुणा क्या कर देंगे, IP। तो अब आप इसका वर्ग निकालोगे, तो यहाँ पर आएगा 49,284, बराबर कर देंगे 221.5 गुणा IP। अब जैसा कि आपको पता है, बराबर की उस तरफ की जो संख्या है वो IP के गुणाकार में, अगर हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कहाँ जाएगा, भागाकार में। तो 49,284 बट्टे में क्या कर देंगे, 221.5, तो बराबर क्या कर देंगे, IP। तो अब आपको यहाँ पर भाग दे देना है। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 222.5, और ये हो जाएगा हमारा IP। तो इस प्रकार के टॉपिक तो आप 10th क्लास में भी सीख चुके हो। अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला में कोई भी 2 वस्तु हो, तो आप तीसरी वस्तु आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर IP का मूल्य ज्ञात करा 222.5। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में
सेक्शन सी का अध्ययन करा, जहां हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल करा। तो प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।